बीजेपी ने जिस तरह से आनन फानन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक चव्हाण को राज्यसभा में भेजा है, उसके बाद से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अशोक चव्हाण में ऐसा क्या दिखा। जिस नेता को खुद कांग्रेस महत्व नहीं दे रही थी, उसको बीजेपी ने इतना भाव क्यों दिया कि पार्टी में शामिल होते ही सीधे राज्यसभा का टिकट। अशोक चव्हाण ऐसे अकेले नेता नहीं हैं। बिहार में नीतीश कुमार, जिनको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके थे कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। उन्हीं नीतीश कुमार को वापस एनडीए में खुले तौर पर ले लिया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2-4 सीटों पर असर रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ लेने का काम भी बीजेपी ने किया। तो आखिर ऐसा क्या है कि चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो जो अपनी पार्टी से खफा चल रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर आम आदमी पार्टी का या फिर समाजवादी पार्टी का या बीएसपी या किसी भी दूसरी पार्टी का नेता, हर वो नेता जो कि अपनी पार्टी से नाराज हो, उसे बीजेपी अपने साथ आने और उसको शामिल होने का ऐसा मौका देती है। और ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में कह चुके हैं कि हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर 370 सीटें ले आएगी। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। बीजेपी के पास दिखाने के लिए काम भी है। राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा चुका है। कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किया जा चुका है। देश में विकास के नाम पर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें दौड़ रही हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे छोटे बड़े काम हैं जो किसी भी पोस्टर पर चिपका कर दुनिया भर में भारत के विकास को दिखा सकते हैं। चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चांद तक पहुंचने की बात हो, या फिर विदेश नीति की बात हो, या किसी और चीज की। देखिए, 2 बातें हो सकती हैं जो बीजेपी को प्रेरित कर रही हैं कि विपक्ष के असंतुष्ट नेता बीजेपी में आना चाहें तो उन्हें अपने साथ ले लिया जाए। इसके लिए सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि क्या वो नेता कुछ ज्यादा वोट अपने साथ लेकर आ सकता है। तो वो 2 बातें कौन सी हैं जो बीजेपी को ये कदम उठाने पर मजबूर कर रही हैं। पहली बात ये है दोस्तों कि बीजेपी के बड़े नेताओं, खासकर नरेंद्र मोदी या अमित शाह को डर है कि जनता कहीं पलट ना जाए। अपने मन में वो इस बात को कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि कहने को भले ही 370 या 400 सीटों की बात की जाए, लेकिन ये हासिल करना आसान नहीं होगा। 10 साल के शासन के बाद जनता के मन में क्या चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का असर कितना होगा, कहां तक होगा, इन सवालों के जवाब तो चुनाव के नतीजों से ही मिलेंगे। लेकिन अगर जनता के मन में कुछ और है तो ऐसे में 370 सीटें लाने के लिए चाहे जितने भी कदम उठाने पड़े, जितने भी पापड़ बेलने पड़े, सब जरूरी है। बीजेपी के दिमाग में वाजपेयी सरकार के वक्त हुए इंडिया शाइनिंग का उदाहरण मौजूद है, जहां सबको ये लग रहा था कि वाजपेयी सरकार तो यूं ही झटके में वापस आएगी ही। इंडिया शाइनिंग का नारा भी इसीलिए दिया गया था और उसके बावजूद वाजपेयी की सरकार सत्ता में नहीं लौट पाई। यूपीए की सरकार आ गई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले पुलिस कांस्टेबल्स की नौकरियां निकाली गईं, जिसमें 67,000 यानी 67,000 पद खाली थे और इन 67,000 खाली पदों के लिए 48 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया। ये सिर्फ एक बात को दिखलाता है कि देश में काफी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, उसने ये कहा कि 2024-25 के दौरान भारत की विकास दर 7.3% नहीं रहेगी, ये 6.5% रहेगी। जबकि सरकार कह चुकी है कि हमारा आकलन ये है कि विकास दर 7.3% रहेगी। अब 6.5% का दावा करने वाली इंडिया रेटिंग का कहना ही है कि हमारे देश में जो मांग आ रही है, जिस वजह से सामान बिक रहे हैं, वो केवल ऊपर के अमीर लोगों की वजह से बिकते हैं और 50% यानी आधी डिमांड उसी सेक्शन से आ रही है, जबकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इंडिया रेटिंग के मुताबिक अगर भारत की विकास दर को एक अच्छी रफ्तार पकड़नी है तो उसके लिए लोअर इनकम क्लास की डिमांड भी बढ़ानी चाहिए। इसका नमूना देते हुए इंडिया रेटिंग्स ने बोला कि जिस तरीके से भारत में 4 पहियों वाले वाहनों यानी कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है और 2 पहिया वाहन यानी बाइक्स की मांग घट रही है,
इसी तरह जिस तरीके से हवाई यात्रा बढ़ रही है जबकि रेल यात्रा घट रही है, 50 लाख से कम के फ्लैट्स की डिमांड कम हो रही है जबकि 2 से 4 करोड़ रुपए के फ्लैट्स की डिमांड बढ़ रही है। इन सब का अगर आकलन किया जाए तो यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। पहली, नीचे के तबके के लोग थोड़े अमीर हो गए हैं या नीचे के तबके की कमाई इतनी है नहीं और वो मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अब अगर ये वोटर पोलिंग बूथ में जाकर उम्मीद से कुछ अलग वोट कराया तो मिशन 370 बीजेपी का अटक जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी को 370 सीटें चाहिए ही क्यों? भाई बीजेपी पिछले 2 बार से चुनाव जीत रही है, इस बार भी चुनाव जीत सकने में बहुत बड़ी अड़चन दिख नहीं रही। कोई जरूरत नहीं है कि हर पार्टी के नाराज नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। उसके पीछे की दूसरी बात यह है कि बीजेपी को लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, वो 2/3 बहुमत के साथ वापस लौटना चाहती है। इसीलिए 370 सीटों का बड़ा लक्ष्य रखा गया और एनडीए के साथ तो 400 सीटों का टारगेट रखा गया है। इतनी सीटें मिलने का बीजेपी के लिए फायदा ये होगा कि वो आसानी से अपने एजेंडे पर काम जारी रख पाएगी, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा अगर मथुरा और वाराणसी में मंदिर बनाना है तो 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी बदलना होगा और इसके लिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो कानून है उसको बदलने के लिए भी बीजेपी को 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करने के लिए एक ही रास्ता बचता है, जहां भी कोई ऐसा आदमी दिखे जो कुछ वोटरों पर प्रभाव डाल सके या प्रभाव रखता हो और कुछ सीटें बढ़ा सकता हो, उसको अपने साथ शामिल करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यही वजह है कि चाहे नीतीश कुमार हो या जयंत चौधरी हो, चाहे अशोक चौहान हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो या फिर कोई भी ऐसा नेता जो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहता है और उसके पास वोटर हैं, उन्हें बीजेपी जरूर अपने साथ लेने को तैयार बैठी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो कल मिलते हैं आपको इसी वक्त पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।